नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरॉइड्स में। मेरा नाम है अमित और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस गाड़ी को चला करके। टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाई राइडर, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली एंटिसिपेटेड कार है हमारे मार्केट के लिए। फ्यूल की प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं और डीजल जो है उसे लगातार एलिमिनेट किया जा रहा है मार्केट से। कोई क्लैरिटी नहीं है, रनवे नहीं है कि कितने ज़्यादा वक्त तक डीजल गाड़ियाँ हम लोग चला पाएंगे। और इस संदर्भ में हाइब्रिड जो है, इसे लेकर के टोयोटा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। वो लोग इसे एक नई राह के तौर पर पेश कर रहे हैं कि ईवीज़ जो हैं उन्हें पूरी तरह से अभी पेट्रोल गाड़ियों को रिप्लेस करने के लिए काफ़ी वक्त है और फ्यूल एफिशिएंट, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हाइब्रिड इंजन्स जो हैं उन्हें टोयोटा एक नए रास्ते के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है। तो इस गाड़ी को हमें चलाने से पहले जो सबसे बड़े सवाल थे उनका जवाब मैं पहले आपको दूंगा कि ये पावर ट्रेन कितनी एफिशिएंट है, कितनी पावरफुल है, इसे चलाने में कितना मज़ा आता है और एक नॉर्मल कार जो होती है, प्योरली पेट्रोल कार जो होती है, उसके मुकाबले यहाँ पर आपको क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इसके साथ ही साथ आज मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि इसके जो समकक्ष गाड़ियाँ हैं, इसके जो इमीडिएट कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके मुकाबले ये गाड़ी कितनी बेहतर है। आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या कोई और गाड़ी आपको चूज़ करनी चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब अगर आपको चाहिए तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए। इतनी ज़्यादा डिटेल मेरे ख्याल से आपको और कोई नहीं देगा। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये बनाया किसने है। ये एक टोयोटा का प्लेटफॉर्म है या मारुति का प्लेटफॉर्म है। तो अनलाइक जो कुछ रीबैच्ड गाड़ियाँ, जैसे कि आपने टोयोटा की जो पुरानी अर्बन क्रूजर थी या फिर ग्लैंजा जो कि बलेनो को रीब्रांड किया था, वैसी ये कार नहीं है। यहाँ पर टोयोटा ने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है और ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है इसे मारुति सुजुकी और टोयोटा ने साथ मिलकर के बनाया है भारत के लिए स्पेशली। और भी कुछ मार्केट्स में ये गाड़ी प्रस्तुत की जाएगी। इस गाड़ी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है हाइब्रिड पावर ट्रेन जो कि हम चला रहे हैं। इसे टोयोटा TNGA या फिर टोयोटा न्यू जनरेशन आर्किटेक्चर कहता है, जहाँ पर हाइब्रिड पावर ट्रेन्स को, ज़्यादा एफिशिएंट पावर ट्रेन्स को उन लोगों ने अडॉप्ट किया है और एक नए दौर में जाने के लिए ज़्यादा एफिशिएंट पावर ट्रेन के साथ वो लोग अब आ रहे हैं। यहाँ पर जो 1.5 लीटर इंजन है, वो जो K सीरीज़ इंजन आता है मारुति सुजुकी में, उससे बिल्कुल अलग है। तो आप इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि ये जो इंजन है वो सेम इंजन है, ये अलग इंजन है। और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं 1.5 लीटर की आपके पास क्यूबिक कैपेसिटी है। आउटराइट जो सिर्फ इंजन से पावर आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसे बनाया गया है इसलिए कि ये जो एक बैटरी पैक है 1.7 किलोवाट आवर का, उसके साथ मिल करके मोटर्स के साथ आपको एक ज़्यादा बेहतर अनुभव दे सके, ज़्यादा बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी दे सके। तो फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी है वो जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि पावर यहाँ पर कितनी है। तो जो TNGA प्लेटफॉर्म वाला 1.5 लीटर इंजन है वो 92.4 PS की पीक पावर बनाता है, 122 न्यूटन मीटर्स की पीक टॉर्क बनाता है। इसके साथ ही जो इलेक्ट्रिक पावर है वो है यहाँ पर 80.2 PS और साथ जब ये दोनों पावर्स मिल जाती हैं तो आपको पीक कंबाइंड आउटपुट मिलता है 115.5 PS का और पीक टॉर्क 141 न्यूटन मीटर्स की। इसे अगर आप कंपेयर करें जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है 1.5 लीटर K सीरीज इंजन, तो वहाँ पर 101 PS की पावर और 135 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क आपको मिलती है। तो यहाँ पर लगभग 15 PS ज़्यादा और 6 न्यूटन मीटर्स ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन जो बड़ी बात है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पर आपको फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मिलती है और इस गाड़ी की रेटेड फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो है 28 kmpl। यानी कि इतनी बड़ी गाड़ी के लिए इस तरह की फ्यूल एफिशिएंसी क्लेम करना, कभी कभी लोगों को शायद ऐसा भी लगे कि ये एक गलत क्लेम है, लेकिन आज इस गाड़ी को चलाने के बाद मैं आपको ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है और वो भी बहुत बड़े मार्जिन के साथ। तो अगर आप किफ़ायत ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली ये गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा रास आएगी। अगर फ्यूल प्राइसेस आपको परेशान कर रहे हैं तो ये गाड़ी डेफिनेटली आपको एक रास्ता दिखाएगी, ख़ास तौर पर प्रीमियम सेगमेंट में। अब यहाँ पर जो ट्रांसमिशन है ये भी कुछ अलग है और अगर आप इसे कंपेयर करें जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है सिर्फ उसके साथ, तो वहाँ पर आपको 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको ई-ड्राइव सिस्टम मिलता है। अब ये ई-ड्राइव सिस्टम एक्चुअली है क्या? यहाँ पर आपको कोई पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलेंगे, वो आपको ऑटोमेटिक में मिलेंगे। जो 1.5 लीटर K सीरीज इंजन है उसके साथ यहाँ पर आपको ई-ड्राइव सिस्टम मिलता है, जो कि एसेंशियली एक CVT सिस्टम है और इस CVT सिस्टम के साथ साथ मोटर्स भी लगी हुई हैं। तो बेसिकली ये जो ट्रांसमिशन है ये एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और साथ ही यहाँ पर मोटर्स भी हैं। तो यहाँ पर आप अलग अलग मोड्स में गाड़ी चलाते हैं। कभी अगर आपकी जो बैटरी है 1.7 किलोवाट आवर की वो पूरी तरह से चार्ज है तो ये गाड़ी सिर्फ EV मोड में, यानी सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर पर भी अप टू 3 to 4 किलोमीटर चल सकती है। उसके साथ ही जो बैटरीज है वो इसे एक एडिशनल पावर देते हैं ताकि जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा बेहतर हो सके। तो कंबाइंड मोड भी है
और उसके साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा पावर चाहते हैं सडनली, तो पूरी तरह से जो इंजन है वो किक इन हो जाता है। और ये जो स्विच ओवर्स हैं इलेक्ट्रिक से हाइब्रिड से प्योरली पेट्रोल पे, ये जो स्विच ओवर्स हैं इसे मैनेज करना कभी कभी डिफिकल्ट होता है, लेकिन टोयोटा ने ये काम बखूबी किया है और आपको समझ भी नहीं आएगा कि कब ये गाड़ी ईवी मोड से सीवीटी पे चली गई है या हाइब्रिड मोड पे है। तो ये जो काम टोयोटा ने किया है बहुत ही खूबसूरती से किया है। अगर आप रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो इस तरह के अगर ओपन हाईवे पे आप इस गाड़ी को चला रहे हैं तो आप यकीन मानिए, अगर आप 80 to 90 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर इस गाड़ी को चलाते हैं और ज़ोर से नहीं चलाते, आराम से चलाते हैं, तो ये गाड़ी आपको अप टू 30 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी भी मीटर पे दिखा देगी। और अगर आप आराम से चला रहे हैं, जहाँ पर स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक भी है, रियल वर्ल्ड कंडीशंस में भी चला रहे हैं, तो 24-25 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी आप इससे आराम से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ओपन हाईवेज पे नहीं, अगर कोई बहुत ज़्यादा खुला हुआ हाईवे नहीं है तो वहाँ पर भी, सिटी में भी ये गाड़ी आपको मेरे ख्याल से 18 to 20 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। तो फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में ये गाड़ी न सिर्फ बड़ी गाड़ियों को पीछे छोड़ती है, लेकिन जो कुछ छोटी गाड़ियाँ हैं 1 लीटर पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियाँ, उनको भी पीछे छोड़ देती है। फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है। तो अगर आपको एक फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी चाहिए तो ये गाड़ी डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगी। इसके अलावा मैं आपको एक और ज़रूरी चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर आपको ये जो ड्राइव सेलेक्टर मिलता है, ये PRND जो आपको नॉर्मल ड्राइव सेलेक्ट मोड मिलते हैं, उसके अलावा आपको एक B मोड भी मिलता है जो कि रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के लिए है। जब आप इसे B पर ले आते हैं तो जो ब्रेकिंग है, जो इंजन ब्रेकिंग है, जिससे डेसेलरेशन के टाइम आपकी बैटरीज चार्ज होती हैं, वो ज़रा एनहांस हो जाता है। और अगर आप तेज़ गति से एक्सेलरेटर छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग आपको थोड़ी बहुत मिलती है। ऑब्वियसली आप उसे ब्रेक पेडल के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी करेंगे तो गाड़ी तेज़ी से डेसेलेट होगी और जल्दी रुकेगी और आपकी बैटरी जो है वो जल्दी चार्ज होगी। अगर आप इसे B मोड पे रख रहे हैं तो जनरली आपको फ्यूल एफिशिएंसी ज़रा और बेहतर मिलेगी। लेकिन अगर आप कोस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको अनवांटेड ब्रेकिंग नहीं चाहिए, तो आप इसे नॉर्मल D मोड में भी रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास प्योर EV मोड भी है। अगर आप चाहते हैं आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सिर्फ EV मोड में गाड़ी को चलाना चाहते हैं तो आप इसे EV मोड में डाल दीजिए, लेकिन ये जनरली स्लो स्पीड्स पर ही अवेलेबल रहेगा। और यहाँ पर आपके पास सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट में यहाँ पर चला रहा हूँ उसमें आपको ये ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं। ये ड्राइव मोड्स हैं नॉर्मल, इको और पावर। पावर मोड में जो आपका स्पीडो है ये रेड हो जाता है, इको मोड में ये ब्लू हो जाता है और नॉर्मल मोड में टील या फिर एक लाइट ग्रीन कलर का शेड लिए हुए रहता है। डेफिनेटली आपको फ़र्क महसूस होगा जब आप गाड़ी पावर मोड में चलाते हैं तो एक्सेलरेशन बेहतर होता है। कितना फ़र्क है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जब हमने इसे पावर मोड में टेस्ट किया तो लगभग 0 to 100 इसने 12 सेकंड्स में किया, जो बहुत बुरा नहीं है। हालांकि अगर आप इसे कंपेयर करें क्रेटा या सेल्टॉस से, तो वो गाड़ियाँ अलग अलग वेरिएंट्स में, यानी कि 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड या टर्बो में 10 to 11 सेकंड्स में अपना 0 to 100 करती हैं। ये गाड़ी जो है ये 12 सेकंड्स में करती है, लेकिन अगर आप इको मोड में जाएंगे तो वहाँ पर ज़रा ज़्यादा वक्त लगी, 15-15.5 सेकंड्स का टाइम लेगी। तो एक्सेलरेशन में आपको फ़र्क मिलता है। इसके अलावा अगर आप हैंडलिंग की बात करें तो यहाँ पर स्टीयरिंग जो है ये ज़रा लाइट है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है, हैवी नहीं है। स्टीयरिंग फीडबैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन तो भी अगर आप इसे ब्रेजा से कंपेयर करें जो कि बहुत ज़्यादा वेग स्टीयरिंग लिए हुए है, बहुत ज़्यादा लाइट स्टीयरिंग लिए हुए है, उससे ये डेफिनेटली बेहतर है, उससे ज़्यादा प्रिसाइज है और बिल्कुल डेड नहीं है। यहाँ पर आपको जब आप तेज़ स्पीड पे जाते हैं तो स्टीयरिंग जो है ये भार अपना ग्रहण कर लेता है और फिर कुछ हद तक आपको यहाँ पर स्टीयरिंग से अच्छा प्रिसिशन मिलता है। वेट डेफिनेटली ज़्यादा हो सकता था थोड़ा और, लेकिन ये स्टीयरिंग पूरी तरह से डेड नहीं है। सस्पेंशन जो है, सामने मैकफर्सन स्ट्रट्स और पीछे टॉर्शन बीम जो है, ये कंफर्ट की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड है। स्पोर्टी ड्राइव के लिए ये ओरिएंटेड नहीं है और काफ़ी कंफर्टेबल राइड क्वालिटी है। यहाँ पर ख़राब रास्तों पर ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छे से चलती है। बड़े खड्डों पर भी जब आप इसे लेकर के जाते हैं तो ये बड़े आराम से निकलती है, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आप बहुत ख़राब रास्तों पर भी चला रहे हैं तो वेल पेव्ड हाईवेज़ पर भी इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा फर्म या बहुत ज़्यादा यूरोपियन राइड लिए हुए नहीं है, थोड़ी वॉलोवी लगती है और बॉडी रोल भी है। अगर आप शार्प कॉर्नर्स पर इसे तेज़ी से घुमाते हैं तो वहाँ पर आपको बॉडी रोल भी महसूस होगा। लेकिन इंडियन कंडीशंस में 90% ऑफ द पॉपुलेशन जिस तरह से गाड़ी चलाती है, मॉडरेट स्पीड्स पर, कंफर्ट ओरिएंटेड जो लोगों को एक सस्पेंशन चाहिए होता है, उसके लिए ये सस्पेंशन बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैंडलिंग भी इसकी प्रेडिक्टेबल है, ऐसा नहीं है कि आपको हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम आएगी। बहुत ही ज़्यादा आप इसे फास्ट या बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टिली चलाना चाहते हैं तो ये अपनी कमियां जो हैं आपको दिखाएगी।
ऑल 4 डिस्क्स हैं यहाँ पर, तो ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है। अब जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है यहाँ पर वो ये है कि जनरली कुछ और इंजन जो बहुत ज़्यादा रिफाइंड होते हैं, यहाँ पर आपको CVT होने के कारण जो रबर बैंड इफेक्ट है वो आ जाता है। और जब आप पेडल टू मेटल जाते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको 3 अलग अलग सेक्शंस नज़र आएंगे। एक CHG यानी चार्जिंग, इको और पावर, यानी कि अगर आप डेसेलरेट कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर अभी ये बैटरी चार्ज कर रहा है। इको मोड में आप आराम से चला रहे हैं, आपको एफिशिएंसी अच्छी मिल रही है। देखिए मैं भी इको मोड में जा रहा हूँ। और फिर अगर आप पावर मोड में जा रहे हैं तो वहाँ पर इंजन जो है वो भी ज़्यादा स्ट्रांगली किक इन करता है, बैटरी भी ज़्यादा ज़ोर से किक इन करती हैं और आपको ज़्यादा बेहतर एक्सेलरेशन मिलता है। लेकिन जैसे ये पावर मोड में जाता है वैसे ही ट्रांसमिशन की जो नॉइस है, इंजन की जो नॉइस है वो ज़रा आपको सुनाई देती है। तो दिस इज़ नॉट द स्मूदेस्ट ऑफ द इंजन जब आप इसे बहुत तेज़ी से चलाने की कोशिश करें। पार्ट थ्रॉटल पे यानी कि कम एक्सेलरेटर को जब आप दबाते हैं तो ये आपको बहुत ही स्मूथ एक्सेलरेशन देता है। ईवी और इंजन मोड में या फिर हाइब्रिड मोड में कहाँ स्विच करता है आपको पता नहीं चलता है। तो बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा अगर आप मॉडरेट स्पीड्स पर चला रहे हैं। लेकिन जब आप पेडल टू मेटल जाते हैं यानी कि बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट करते हैं तो जो इंजन है ये ज़रा नॉइजी ज़रूर हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कुछ परेशानी होने वाली है। जनरली CVTs ज़्यादा इंजन स्पीड के साथ नॉइजी हो ही जाते हैं, तो ये भी कोई इशू नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा स्मूथ या बहुत ज़्यादा आउटराइट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ये इंजन ट्रांसमिशन कॉम्बो नहीं है। लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में आप इसे मात नहीं कर सकते। इस सेगमेंट की सबसे बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी वाली गाड़ी है। यहाँ पर आपको एनर्जी फ्लो भी देखने को मिलता है कि जो इंजन है वो बैटरीज को चार्ज कर रहा है या फिर जो बैटरीज हैं वो इंजन को सपोर्ट कर रही हैं। तो जिस तरीके से भी आप गाड़ी की जो एनर्जी है वो यूज़ कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर पता चलता है। यहाँ पर जो इंसुलेशन है ये भी काफ़ी अच्छा है, बाहर की किसी तरह की कोई नॉइज़ मुझे नहीं आ रही है। ऑल्दो मैं ये नहीं कह सकता कि ये सबसे ज़्यादा वेल इंसुलेटेड कार है, लेकिन यहाँ पर जनरली बाहर की कोई भी एम्बिएंट नॉइज़ या टायर नॉइज़ इस तरह की कोई अनोइंग नॉइज़ मुझे अंदर नहीं आ रही है। विंड नॉइज़ 120-130 के बाद बहुत ही माइल्ड विंड नॉइज़ विंडोज़ के थ्रू मेरे को सुनाई दी, लेकिन आई डोंट थिंक कि उससे आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर कुछ एडिशनल फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं, जैसे ये HUD है जिससे कि आप सड़क पे सीधा देख सकें। हालांकि मुझे लगता है कि ये एक बहुत ज़्यादा एफिशिएंट HUD सिस्टम नहीं है। जो ग्लास पे प्रोजेक्ट होते हैं वो HUD ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन तो भी यहाँ पर ये फीचर आपको मिलता है। 360 डिग्री कैमरा आपको मिल जाता है विद क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। सेफ्टी के हिसाब से भी यहाँ पर आपको व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाता है। और आप अगर 1.5 लीटर K सीरीज़ इंजन के साथ जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलता है। उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा क्योंकि वो गाड़ी मैं आज यहाँ नहीं चला रहा हूँ। बट ये जो गाड़ी है ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत कंफर्टेबल है, चलाने में बहुत आरामदायक है। इंजन ज़रा नॉइजी है और सस्पेंशन काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन ये स्पोर्टी सस्पेंशन नहीं है। तो जो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा जाननी थी कि चलाने में कैसी है, फ्यूल एफिशिएंसी कैसी है, वो सब मैंने आपको बताई। अब देखिए, जब ये गाड़ी सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर पे चलती है तो यहाँ पर ये EV लाइट ऑन हो जाती है, तो आपको उससे पता चल जाता है कि अब ये इंजन का यूज़ नहीं कर रही है और सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर पे चल रही है। और अब हम लोग इसकी डिज़ाइन के बारे में और स्पेस के बारे में और बाकी फीचर्स के बारे में भी बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये गाड़ी जो है इसके बारे में मैं आपको काफ़ी कुछ पहले बता चुका हूँ अपने वॉक अराउंड में, लेकिन चूंकि एक डिटेल रिव्यू है, आप में से बहुत सारे लोगों ने वो वॉक अराउंड शायद नहीं देखा होगा, तो यहाँ पर मैं आपको सारी सेलिएंट फीचर्स बताऊंगा। सबसे पहले डायमेंशंस की हम लोग बात कर लेते हैं। ये गाड़ी क्रेटा और सेल्टोस से ज़्यादा लंबी है और सिग्निफिकेंटली ज़्यादा लंबी है। 65 mm ज़्यादा लंबी है। विड्थ में भी ये 5 mm ज़्यादा है। हाइट सभी गाड़ियों की बराबर है, लेकिन व्हील बेस जो है वो क्रेटा का यहाँ से 10 mm ज़्यादा है। इसीलिए ये गाड़ी अगर आप साइड से देखेंगे तो शायद आपको ज़रा इलॉन्गेटेड लगेगी, ज़रा ज़्यादा लंबी लगती है अगर आप इसे क्रेटा या फिर सेल्टोस से कंपेयर करें तो। बॉनेट जो है यहाँ पर बीच में एक ज़रा पावर बल सा है, बहुत ज़्यादा हाई बॉनेट नहीं है, लेकिन तो भी सामने से काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और काफ़ी मस्कुलर ये गाड़ी नज़र आती है। DRL और नीचे यहाँ पर आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेगा। जो लोअर वेरिएंट्स है वहाँ पर आपको कन्वेंशनल लाइटिंग मिलेगी, LEDs वहाँ पर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इन्हें स्पेसिफाई कर सकते हैं एज एन ऑप्शनल एक्सेसरी। जो फ्रंट ग्रिल है यहाँ पर आपको एक 4 कार्बन फाइबर का ब्लैक प्लाक मिलेगा और ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ऊपर इसके आपको ये क्रोम लाइनिंग नज़र आएगी और नीचे जो है यहाँ पर आपको एक बड़ा हनीकॉम मैश रेडिएटर ग्रिल नज़र आएगा विद दिस ग्रे लोअर लिप। ओवरऑल यहाँ पर डिज़ाइन में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और ये एक मिशमैश सा है, बहुत सारे कट्स और क्रीजेस का, बट कम्स टुगेदर नाइसली। मैं ये नहीं कह सकता कि ये गाड़ी अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाली गाड़ी है। यहाँ पर ये फेस ठीक ठाक लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज़रा ज़्यादा बेहतर हो सकता था। यहाँ खास बात ये है कि ये 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा यूनिट आपको नज़र आएगा
और ये गाड़ी अपने सेगमेंट के सबसे बेहतरीन 360 डिग्री कैमरा यूनिट्स आपको प्रोवाइड करती है। अगर आप इसे साइड से देखेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप इस गाड़ी को साइड से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये ज़्यादा लंबी लगती है क्रेटा या सेल्टॉस से, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी है। यहाँ पर आपको स्क्वायर्ड ऑफ व्हील आर्चेस नज़र आएंगे, ये क्लैडिंग नज़र आएगी, 17 इंच व्हील्स नज़र आएंगे आपको सारे वेरिएंट्स में। हालांकि लोअर वेरिएंट्स में आपको स्टील रिम्स नज़र आएंगे और यहाँ पर ये मशीन कट अलॉयज़ आपको दिखेंगे। 215 सेक्शन टायर्स, अपोलो के एप्टेरा टायर्स हैं यहाँ पर, जो कि कुछ हद तक ख़राब रास्तों पर भी चलने में सक्षम है। ग्राउंड क्लियरेंस अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया गया है और टोयोटा का कहना है कि जो ऑफिशियल नंबर है वो उनको होमोलोगेशन एजेंसी से नहीं मिला है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये 200 से ज़्यादा है और 200 mm से ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होना मतलब काफ़ी ख़राब रास्तों पर भी आप इसे बड़े आराम से चला सकते हैं। यहाँ पर आपको ये LED ब्लिंकर्स भी नज़र आएंगे। ORVM जो है ये कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक में है। ये जो कलर आप देख रहे हैं ये 2 टोन है। यहाँ पर आपको 6 मोनोटोन और 4 डुअल टोन कलर्स मिलते हैं। मोनोटोन कलर्स में है वाइट, सिल्वर, ग्रे, रेड, मिडनाइट ब्लैक, एक और केव ब्लैक एंड दिस ब्लू। और डुअल टोन जो है वो रेड ब्लैक, सिल्वर ब्लैक, ब्लू ब्लैक और वाइट विद ब्लैक। और ये सारे डुअल टोन कलर्स आपको सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन वी वेरिएंट में ही मिलेंगे। डोर हैंडल्स बॉडी कलर्ड हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्रोम प्लेटेड हैंडल्स नहीं मिलेंगे। रूफ फ्लोटिंग टाइप है और देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। खास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आपको ये बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है जो कि 2 पेन है। और यहाँ पर ख़ास बात यह है कि ये जो ग्लास है ये काफ़ी पीछे तक जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें इस गाड़ी का जो सनरूफ है वो सबसे ज़्यादा पीछे जाता है। 1 टच ऑपरेशन है, मैं आपको दिखाऊंगा। शार्क फिन एंटेना भी यहाँ पर स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। सिल्वर कलर्ड रूफ रेल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ग्रीन हाउस एरिया में जो वेस्ट लाइन है वहाँ पर आपको एक क्रोम लाइनिंग नज़र आएगी। और जब पीछे आप आएंगे तो आप पाएंगे कि LED लाइटिंग है, काफ़ी एंगुलर शेप यहाँ पर दिया गया है, लेकिन जो ब्लिंकर्स हैं और रिवर्स लाइट है ये बल्ब्स हैं। बाकी ऊपर का जो टेल लैंप सेक्शन है, ब्रेक लाइट है, वो आपको LED में दिया गया है। हाई माउंट स्टॉप लैंप भी यहाँ पर आपको मिलेगा अलॉन्ग विद दिस लिटिल स्पॉइलर। और ये भी एक LED यूनिट है। यहाँ पर कोई फॉग लैंप्स नहीं दिए गए हैं पीछे, ना ही आगे कोई फॉग लैंप्स हैं। और पीछे ये जो स्किड प्लेट है ये भी आपको आगे की तरह ग्रे कलर में दी गई है। साथ ही आपको ये पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं पीछे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टॉप ऑफ द लाइन वी वेरिएंट है और चूंकि ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है इसलिए यहाँ पर आपको ये हाइब्रिड का बैजिंग भी मिलेगा। अर्बन क्रूज़र हाई राइडर की बैजिंग यहाँ पर आपको मिलेगी। और जहाँ ब्रेक लाइट हॉरिजॉन्टली लेड आउट है, बाकी लाइट्स जो हैं वो वर्टिकली स्टैग्ड हैं। एक बड़ा क्वेश्चन जिसका आंसर आप शायद जानना चाहते होंगे वो ये है कि यहाँ पर बूट एरिया कितना है। ये बड़ी ही प्रैक्टिकल चीज़ है और लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो हाइब्रिड वेरिएंट है यहाँ पर बैटरी ने काफ़ी सारा स्पेस ले लिया है। तो ये जो ट्रे आप देख रहे हैं ये यहाँ पे इस तरह से निकल जाती है और ये जो एरिया है ये पूरा आपका बैटरी पैक ने ले लिया है। तो ट्रे के नीचे भी कुछ जगह है आपके पास और उसके नीचे फिर कुछ और आपके पास जगह है जहाँ पर ये सारा टूल बॉक्स रखा गया है। इसे अगर आप हटा देंगे तो और भी स्पेस यहाँ पर बन जाएगा, लेकिन जो सीधा लोडिंग बे है वो बैटरी ने ज़रा ले लिया है। लेकिन जो K सीरीज़ इंजन है वहाँ पर आपको ये पूरा स्पेस जो है एज अ लोडिंग एरिया मिलेगा। और उस लिहाज से अगर आप नंबर्स की बात करें तो यहाँ आपको मिलेगा लगभग 255 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस विद द ट्रे ऑन, यानी इसके ऊपर का जो एरिया है वो लगभग 255 लीटर्स है और ट्रे के नीचे का जो एरिया है वो 50 to 55 लीटर्स तक का है। इस बारे में क्लियर नंबर हमको टोयोटा ने नहीं दिया है, लेकिन ये लगभग 50 to 55 लीटर्स रहेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखने जाएंगे 300 लीटर्स प्लस का बूट स्पेस आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में मिलेगा। इसके उलट अगर आप K सीरीज इंजन के साथ जाएंगे तो वहाँ पर आपको 355 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस मिलेगा। और अगर आप इसे कंपेयर करें क्रेटा या फिर सेल्टॉस के साथ तो वहाँ पर बूट स्पेस ज़रा ज़्यादा है, 433 लीटर्स का बूट स्पेस वहाँ पर आपको मिलता है। इसके साथ ही यहाँ आपको एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट और ये लाइटिंग यूनिट भी मिलती है। सीट्स 60-40 स्प्लिट है, यानी कि अगर आप 5 या 4 लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो सीट्स ड्रॉप करके आप एडिशनल स्पेस भी यहाँ पर बना सकते हैं। स्पेयर व्हील ये देखिए यहाँ पर है और हालांकि ये अलॉय नहीं है लेकिन एक 17 इंच का फुल साइज्ड स्टील रिम आपको एज अ स्पेयर व्हील मिलता है। अब देखिए गाड़ी की जो डिज़ाइन है उसमें हर आदमी का अपना अपना व्यक्तिगत ओपिनियन होता है। आपको ये गाड़ी कैसी लगी देखने में मुझे ज़रूर बताइए। मेरे ख्याल से ये सेगमेंट की सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाली गाड़ी नहीं है, थोड़ी एलोंगेटेड लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अंदर स्पेस बहुत है, अंदर फीचर्स भी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त हैं। और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अंदर यहाँ पर फीचर्स आपको कौन कौन से मिलेंगे। दोस्तों अब वक्त आ गया कि हम लोग अंदर चलें गाड़ी की और देखें कि यहाँ पर क्या क्या फीचर्स हैं। इस गाड़ी में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर कार्स इन द सेगमेंट। बट बिफोर दैट मैं आपको एक बात बता दूँ कि कुछ फीचर्स जो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँगा वो सिर्फ
स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में जो वी वेरिएंट है उसमें मिलेगा आपको। अगर आप के सीरीज़ इंजन के साथ जाते हैं तो वहाँ पर जो वी वेरिएंट है उसमें आपको वो फीचर्स नहीं मिलेगी। मैं आपको कोशिश करूँगा सारी चीज़ें बताने की, हो सकता है कुछ मिस भी हो जाए, लेकिन आपको एक रफ आइडिया बैठ जाएगा कि कुछ कुछ फीचर्स आपको सिर्फ हाइब्रिड वाले वी वेरिएंट में मिलेंगे। अब यहाँ पर कीलेस एंट्री है, यानी कि आपको चाबी जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस ये बटन प्रेस कीजिए और ये डोर जो है खुल जाएगा। अंदर जब आप देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ फेमिलियर दिखेगा। कुछ जो बिट्स हैं वो मारुति सुजुकी से ली गई हैं। अगर आपने पहले हमारा ब्रेज़ा या बलेनो का रिव्यू देखा है तो कुछ बिट्स वहाँ से सिमिलर आपको लगेंगी, लेकिन तो भी ये इंटीरियर अपनी एक खुद की पर्सनालिटी लिए हुए है। यहाँ पर काफ़ी कुछ अलग है, अलहदा है, और वो सब कुछ मैं आपको अब बताता हूँ। ये देखिए, ये डोर पैनल जो है यहाँ पर, ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन ये लेदरेट मटेरियल है विद कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग। यहाँ पर आपको फोल्डिंग मिरर्स मिलते हैं, इलेक्ट्रिक भी हैं, और ड्राइवर साइड विंडो जो है 1 टच अप और डाउन भी है। ये यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक मटेरियल इंसर्ट मिलेगा, 1 लीटर वाटर बॉटल के लिए जगह, और यहाँ पर मैप पॉकेट आपको नज़र आएगी। सीट हाइट जो है ये आइडियल है, अंदर प्रवेश करना और निकलना बहुत ईजी है, अनलेस आप बहुत ही छोटे कद के हैं। मेरे ख्याल से ये जो हाइट है ये आइडियल है, तो उस लिहाज से ये काफ़ी कंफर्टेबल है। और एक और ख़ास बात जो मैंने महसूस करी वो ये है कि ये जो सीट्स हैं इसमें फ़ोम की डेंसिटी बहुत अच्छी है, और जनरली फ़ोम डेंसिटी मैंने देखा है कि एक कॉस्ट कटिंग मेजर होता है, लेकिन यहाँ पर जो सीट्स हैं काफ़ी अच्छे से बनाई गई हैं, और इनकी बोल्स्टरिंग जो है ये भी बहुत अच्छी है। लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग के लिए ये आपको बहुत सहायक सिद्ध होंगी, आपको कंफर्टेबल रखेंगी और आपकी बैक को भी एक अच्छी शेप में रखेंगी। यहाँ पर आपको डेड पेडल भी मिलता है, तो ये भी आपके आराम में इजाफा करेगा, और ड्राइवर सीट हाइट एडजस्ट भी यहाँ पर आपको मिलेगा। अब अगर इस पैनल की हम लोग बात करें तो यहाँ पर पुश बटन स्टार्ट है, और ये काफ़ी डिफरेंट कलर में यहाँ पे किया गया है। यहाँ पर आपको ये क्रोम हाईलाइट मिलेगा, और पावर बटन ब्लू है। ये पैनल अगर आप देखेंगे तो आपने पहले भी देखा होगा जब हमने बलेनो का रिव्यू किया था। यहाँ पर आपको एक हेड अप डिस्प्ले मिलता है, और ये इस तरह से एंगेज होता है। इस हेड अप डिस्प्ले में आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, क्योंकि एक हाइब्रिड सिस्टम है। इसके साथ ही इससे आप जो कैमरा सिस्टम है उसे एंगेज कर सकते हैं, और 360 डिग्री व्यू जो है वो आपको बाहर और अंदर दोनों से मिलता है, जैसा कि आपने बलेनो में भी देखा होगा। और ये रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। उसके साथ ही स्टीयरिंग जो है ये भी टिल्ट और टेलीस्कोपिकली एडजस्टेबल है सारे वेरिएंट्स के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये काफ़ी फीचर रिच है, और यहाँ पर 7 इंच है। अगर आप लोअर वेरिएंट्स के साथ जाएंगे तो वहाँ पर ये आपको छोटा मिलेगा, 4.2 इंचेस का मिलेगा। उसी तरह से ये जो सेंट्रल स्क्रीन है ये भी यहाँ पर 9 इंचेस की है। अगर आप लोअर वेरिएंट्स के साथ जाएंगे तो वहाँ पर आपको 7 इंचेस की स्क्रीन मिलती है। यहाँ पर आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलेगा। इसके साथ ही कुछ एडिशनल फीचर्स आपको वी वेरिएंट में मिलते हैं। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आपको सिर्फ हाइब्रिड में वी के साथ मिलेंगे, K10 में नहीं मिलेंगे। HUD, वेंटिलेटेड सीट्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। हाइब्रिड में जो स्पीकर्स हैं वो भी बेटर क्वालिटी के हैं, और वो आपको नॉर्मल वी वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ ये ड्राइव मोड वाला जो बटन है ये भी आपको सिर्फ हाइब्रिड में मिलेगा। अब ये देखिए, ये वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पर दे दी गई हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया आपको ये आपको सिर्फ हाइब्रिड में ही मिलेगा, वो भी वी वेरिएंट में। ये आपको बेसिक जो के सीरीज़ इंजन है उसमें नहीं मिलेगा। वायरलेस चार्जिंग के साथ में भी वही सीन है। और ये स्टीयरिंग जो है ये लेदर रैप्ड है। ये परफोरेटेड जो सीट्स हैं ये लेदरेट हैं और देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो लोअर वेरिएंट्स हैं वहाँ पर आपको ब्राउन और ब्लैक में ये जो सीट्स हैं, के सीरीज़ में ब्लैक और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में ब्राउन कलर में ये सीट्स फैब्रिक में मिलेंगी फॉर लोअर वेरिएंट्स। डैशबोर्ड अगर आप देखेंगे तो ये हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन यहाँ पर आपको ये सॉफ्ट टच लेदरेट मटेरियल मिलता है। ग्लव बॉक्स कूलिंग यहाँ पर मिसिंग है, लेकिन ग्लव बॉक्स का साइज़ यहाँ पर ठीक ठाक दिया गया है। अगर आप स्पेसेस की बात करें तो ये वायरलेस चार्जिंग का स्पेस जो है इसे आप अपना सेलफोन या वॉलेट रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। 2 कप होल्डर्स हैं, और ये जो आर्मरेस्ट है ये स्लाइडिंग है, साथ ही यहाँ पर आपको अंदर भी स्पेस मिलता है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर मिलती है। और ये जो फीचर है ये आपको बेस वेरिएंट से मिलता है, तो ये काफ़ी खास बात है। इसके साथ ही जो पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इस सेगमेंट की सबसे खास सनरूफ है, क्योंकि इसका ग्लास पैनल काफ़ी पीछे तक जाता है और इसका ऑपरेशन भी थोड़ा अलग है। ये जो ब्लाइंड्स हैं ये 1 टच है, यानी कि अगर आप इन्हें पीछे करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक बार टच करना होगा। ये देखिए, इस तरह से ये ब्लाइंड्स पूरे पीछे जाएंगे। और उसके बाद अगर आपको ये ग्लास पैनल जो है इसे वेंटिलेशन के लिए ऊपर या नीचे करना है तो आप इसे इस तरह से पुश कर सकते हैं। ये देखिए,
और पुश करके वापस नीचे आ जाएगा। और फिर अगर आपको ग्लास पैनल को पीछे लेके जाना है तो सिर्फ एक बार टच कीजिए और ये ग्लास पैनल पूरा पीछे जाएगा। और ये देखिए ये इस लेवल से भी पीछे जाता है, तो ये काफ़ी बड़ी ओपनिंग बनाता है यहाँ पर। तो ये एक यहाँ पर ख़ास बात है। इसके अलावा सामने ये 2 लाइट्स हैं। सन ग्लासेस होल्डर जो है यहाँ पर अंदर ज़रा और कुशनिंग होनी चाहिए थी, बिकॉज अदरवाइज़ आपके ग्लासेस पे स्क्रैच लग सकता है। ड्राइवर पैसेंजर दोनों ही साइड्स आपको इल्यूमिनेटेड मिलती हैं विद वैनिटी मिरर। ऑटो डिमिंग IRVM आप यहाँ पर आपको मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये 360 डिग्री कैमरा भी पहले आपने देखा होगा। यहाँ पर आपको मल्टीपल मोड्स मिलते हैं और आप चाहें तो फ्रंट लेफ्ट व्हील का व्यू भी यहाँ से ले सकते हैं। क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट आपको मिलता है। काफ़ी अच्छा सिस्टम है। यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे कनेक्टेड कार फीचर्स भी मिलते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। अभी हम लोग गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहे हैं इसलिए हमको वैल्यूज़ नहीं दिखा रहा है, लेकिन सारे टायर्स की इंडिविजुअल वैल्यू आपको यहाँ पर नज़र आएगी। इसके साथ ही यहाँ पर आपको ये एक USB सॉकेट और एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट नज़र आएगा। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के लिए आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस मिलते हैं। अब अगर आप साउंड क्वालिटी की बात करें यहाँ पर, तो साउंड क्वालिटी में भी फ़र्क है। और जो टॉप ऑफ द लाइन G और V वेरिएंट्स हैं वहाँ पर आपको 4+2 स्पीकर्स मिलते हैं, लेकिन जो लोअर वेरिएंट्स हैं वहाँ पर आपको सिर्फ 4 स्पीकर्स मिलते हैं। जो टच स्क्रीन है उसके साइज़ में भी डिफरेंस है और उसके साथ ही साथ जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में V वेरिएंट है वहाँ पर आपको स्पीकर्स की क्वालिटी भी ज़्यादा बेहतर मिलती है। तो 6 स्पीकर्स विद बेटर क्वालिटी यू विल गेट इन हाइब्रिड V वेरिएंट। इसके साथ ही यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है सिंगल कलर में, जो कि एक अच्छा फीचर है। यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स नज़र नहीं आ रहे होंगे क्योंकि ये एक CVT है, लेकिन अगर आप जाएंगे K सीरीज़ इंजन के साथ तो वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक में यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स भी नज़र आएंगे। हेडलाइट्स यहाँ पर ऑटोमेटिक हैं, तो ये भी एक अच्छा फीचर है, लेकिन वाइपर्स ऑटोमेटिक नहीं है। सीट बेल्ट्स एडजस्टेबल, जो कि एक प्रीमियम फीचर है और वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो फीचर्स के मामले में यहाँ पर आपको शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा कोई। फीचर्स यहाँ पर कुछ तो ऐसी हैं जो आपको दूसरी गाड़ियों में नहीं मिलती हैं, जैसे कि ये HUD यहाँ पर आपको एक एडिशनल फीचर मिलता है, ज़्यादा बड़ा सनरूफ मिलता है। तो कुछ फीचर्स यहाँ पर सेगमेंट लीडिंग भी हैं। क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर PM 2.5 एयर फिल्टर भी मिलता है, जिससे कि आपका जो कैबिन है वो बिल्कुल साफ़ रहता है, पोल्यूशन अंदर नहीं आता है। वायरस प्रोटेक्शन भी कुछ हद तक आपको मिलता है। इसके साथ ही साथ ये गाड़ी जो है कनेक्टेड कार भी है, तो आप ऐप के द्वारा इसे रिमोटली स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, AC को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको गाड़ी का स्टेटस जो है वो पता चल जाएगा, जो वाइटल्स हैं वो सब पता चल जाएंगे। आप फाइंड माई कार फंक्शन यूज़ करके पता कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी किधर है और गाड़ी को लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं ये आपको ऐप के द्वारा, टोयोटा आई कनेक्ट ऐप जो है उसके द्वारा ये सारी फीचर्स आपको मिल जाती हैं। अब जनरली ये कैबिन बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, लेकिन अगर मैं मिसिंग फीचर्स की बात करूं तो अगर आप इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों की बात करें तो किसी भी गाड़ी में सारे फीचर्स नहीं है, लेकिन कुछ कहीं पर अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रिक सीट्स भी इस सेगमेंट में कहीं ना कहीं अवेलेबल हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो आप यहाँ पर भी ले सकते हैं एज एन एक्सेसरी। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको क्रेटा में मिलता है, यहाँ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप बात करें ADAS फंक्शंस की तो आपको एस्टर में वो फीचर्स मिलते हैं। मेरे ख्याल से ये गाड़ी बहुत अच्छे से इक्विप्ड है और कुछ फीचर्स यहाँ पर ज़्यादा हैं, कुछ 1-2 फीचर्स कम हैं, लेकिन कुछ भी यहाँ पर डील ब्रेकर नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत ही वेल इक्विप्ड कार है और इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा लोडेड कार्स में से एक है। अगर मुझे शिकायत ही करनी हो तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि यहाँ पर जो मटेरियल है वो बेस्ट क्वालिटी नहीं है, थोड़ा बेटर क्वालिटी मटेरियल हो सकता था। कुछ बटन्स या कुछ सर्फेसेस ऐसा लगता है कि ज़रा और प्रीमियम हो सकते थे। तो सबसे ज़्यादा रिच फील यहाँ पर आपको नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि ख़राब है, लेकिन सेगमेंट की सबसे ज़्यादा प्रीमियम या रिच फील यहाँ पर आपको नहीं आती है। तो वो एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें ज़रा बेहतरी की जा सकती थी, लेकिन फीचर्स के मामले में यहाँ पर किसी तरह की कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं है। हेडरेस्ट भी यहाँ पर एडजस्टेबल है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन पीछे इस गाड़ी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरी गाड़ियों में नहीं मिलती हैं और वो आप ज़रूर जानना चाहेंगे। चलिए वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि ऐसी क्या फीचर्स है जो इसे विशेष बनाती है। अब आगे की तरह पीछे भी आपको मटेरियल सेम मिलेंगे। ये हार्ड प्लास्टिक है, ये सॉफ्ट टू टच लेदरेट मटेरियल है, कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग, स्मॉल कबी होल और पियानो ब्लैक मटेरियल, क्रोम डोर पुल्स, सैटिन ग्रे इंसर्ट्स, 1 लीटर वाटर बॉटल के लिए जगह और सीट हाइट भी आइडियल है। यहाँ पे एंट्री करना बहुत आसान है और जब आप एक बार यहाँ बैठ जाएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर नी रूम, लेग रूम और हेड रूम बहुत ही अच्छा है। और ख़ास तौर पर ये जो सीट है इसके नीचे आपको बहुत सारा स्पेस मिलता है, तो आप अपने लेग्स को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं और आप में से जो लंबे लोग हैं उन्हें ये चीज़ बहुत पसंद आएगी।
क्योंकि कुछ गाड़ियों में नी रूम तो होता है लेकिन लेग रूम कम हो जाता है क्योंकि ये सीट्स बहुत नीचे तक आती हैं। बट चूंकि यहाँ पर सीटिंग हाई है तो आपको लेग्स मूव अराउंड करने के लिए काफ़ी अच्छे से जगह मिलती है। अब जैसा मैंने आपको आगे बताया, फोम क्वालिटी यहाँ पर भी बहुत अच्छी है, ज़्यादा डेंस फोम है, तो अच्छे थाई सपोर्ट के साथ ये जो सीट्स हैं आपको लंबे डिस्टेंस के लिए बहुत कंफर्टेबल रखेंगे। दूसरी बात, ये जो सीट्स हैं ये रिक्लाइनिंग भी है, तो ये एक स्पेशल फीचर है यहाँ पर। और इसके कारण विद द सॉफ्ट सेटअप ऑफ सस्पेंशन अगर आप लंबे डिस्टेंस पे चल रहे हैं और पीछे बैठना चाहते हैं तो ये गाड़ी अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ियों में से एक है। हेडरूम भी यहाँ पर बहुत अच्छा है, लेग रूम अच्छा है, सीट्स रिक्लाइन होती है, कॉन्टूरिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, जो सीट्स हैं काफ़ी अच्छे से कॉन्टूर्ड है, सपोर्ट बहुत अच्छा है, हल्की फुल्की बोल्स्टरिंग भी आपको यहाँ पर मिलती है। तो अगर आप पीछे की सीट की बात करें तो ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। एक और ख़ास बात यहाँ पर जो है वो ये है कि तीनों ही पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स मिलेंगे और साथ ही थर्ड सेंट्रल पैसेंजर के लिए आपको प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है जो ऊपर से एक्सटेंड होती है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। बाकी गाड़ियों में आपको लैप बेल्ट मिलती है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स मिलेंगे और अगर ये भी आपको पूरा ना लगे तो आपको ये काफ़ी वाइड सेंट्रल आर्मरेस्ट मिलेगा विद 2 कप होल्डर्स। और तब भी आपको अगर कोई शिकायत रह जाए तो ये सीट्स जो हैं ये 60-40 स्प्लिट भी हैं, तो आप इन्हें एडजस्ट करके स्पेस के लिए भी ज़्यादा जगह बना सकते हैं। मुझे ये बैक सीट बहुत पसंद आई और बची खुची कुछ चीज़ें जैसे एसी वेंट यहाँ पर है, एक टाइप सी सॉकेट है, एक नॉर्मल USB सॉकेट है, तो वहाँ पर भी कोई कमी नहीं है। और फिर ये कुछ एडिशनल स्पेस यहाँ पर है जहाँ पर अपना सेल फ़ोन या फिर कोई वॉलेट यहाँ पर रख सकते हैं। और अगर आपको और भी थोड़ा स्पेस चाहिए तो फ्रंट जो सीट बैक है इसमें यहाँ पर बड़े पॉकेट्स हैं, मैगजीन्स या फिर कोई बुक्स या फिर आपका सेल फ़ोन या एक छोटी बॉटल वो भी यहाँ पर आप आराम से रख सकते हैं। नो कंप्लेंट्स अबाउट द बैक सीट स्पेस। 3 पैसेंजर्स यहाँ पर अब्रेस्ट शॉर्ट टू मीडियम जर्नीज़ के लिए बैठ सकते हैं। हालांकि कंफर्टेबली अगर आपको जाना है तो 2 ही पैसेंजर्स के लिए अच्छी जगह है। यहाँ पर आपको ड्राइवर के पीछे हैंडल के साथ साथ कोट हुक भी मिलेगा, उस तरफ आपको सिर्फ हैंडल मिलता है और 2 इंडिविजुअल रीडिंग लाइट्स भी मिलती हैं। इन सब चीज़ों के अलावा अगर आप ये क्वार्टर ग्लास देखेंगे तो ये एडिशनल लाइट अंदर आने देते हैं और ये जो बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है इसके साथ पीछे आपको काफ़ी खुला खुला महसूस होता है। अब देखिए दोस्तों, इस सेगमेंट में जो दूसरे प्लेयर हैं जैसे क्रेटा है या फिर सेल्टॉस है या फिर एस्टर है, उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे एस्टर आपको ADAS फीचर्स देता है, क्रेटा के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, Hyundai का सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क है, सेल्टॉस देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और वो गाड़ियाँ भी काफ़ी परिपक्व हैं। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और लोग इकोनॉमी ढूंढ रहे हैं, उस लिहाज से ये गाड़ी जो है इस सेगमेंट में काफ़ी बड़ी हलचल मचा सकती है। फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर हेड एंड शोल्डर्स ये दूसरी गाड़ियों से ज़्यादा आगे है और यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलेगी। अगर आप आइडियल कंडीशंस की बात करें तो ये गाड़ी बहुत ही बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है। स्पेशली अगर आप बात करें 1.4 लीटर टर्बो इंजन्स जो है इस सेगमेंट में विद ऑटोमेटिक, उनसे यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो वो इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर लोगों को आकर्षित करेगी और उसके साथ ही साथ जो अंदर फीचर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। लुक सब्जेक्टिव होते हैं लेकिन मेरे ख्याल से ये गाड़ी देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, तो उस तरह का भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। कीमतें अभी तक यहाँ पर अनाउंस नहीं हुई हैं, जब अनाउंस होगी तो हम उसे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जनरली टोयोटा से एक्सपेक्ट किया जाता है कि टोयोटा की गाड़ियाँ ज़रा महंगी होती हैं, लेकिन जब आज हम लोग बात कर रहे थे टोयोटा के ऑफिशियल से तो उनका ये कहना था कि ये गाड़ी आपका ये परसेप्शन जो है इसे चेंज करेगी और वो लोग इसे काफ़ी कॉम्पिटिटिवली प्राइस करेंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर्स की स्टैंडर्ड वारंटी और 5 साल 2,20,000 किलोमीटर्स की एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। साथ ही जो इस हाइब्रिड सिस्टम की बैटरी है उस पर टोयोटा आपको 8 साल की वारंटी दे रहा है, यानी कि आपको उस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ टोयोटा का ये भी कहना है कि हालांकि वारंटी हम 8 साल की दे रहे हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि ये जो बैटरी है ये इतनी स्ट्रांग है कि गाड़ी की लाइफ जितनी ही चलती है ये कहीं जाने वाली नहीं है या ख़राब होने वाली नहीं है। प्राइसिंग मेरे ख्याल से लगभग 10 लाख रुपीज़ से चालू होगी फॉर द K10 इंजन और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ये मेरे ख्याल से 18 लाख तक जाना चाहिए अगर टोयोटा अपनी बात पर कायम रहता है तो। लेकिन अगर उन्होंने ज़्यादा महंगा किया तो फिर फ्यूल की बचत वर्सेस एक्स्ट्रा प्राइस आपके लिए एक सोचने का विषय बन सकता है। लेकिन विद इन दैट प्राइस रेंज आई थिंक इफ़ दे प्राइस इट्स एग्रेसिवली तो ये गाड़ी बहुत सारे लोगों की चॉइस बन के आएगी, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत स्पेशियस है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपके जितने भी सवाल थे इस गाड़ी से संबंधित उन सभी के मैं आंसर दे पाया। तो भी अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, कोशिश करूँगा कि आपके सभी सवालों के जवाब मैं दे पाऊँ। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके हर सवाल का जवाब दें। हम कोशिश ये करते हैं कि हम लोग शॉर्टकट ना मारें,
बिना रिसर्च के वीडियोस ना बनाएं और आजकल जो शॉर्ट फॉर्मेट के चक्कर में लोग कुछ भी बोल देते हैं, वैसा ना करें। आप में से जो लोग हमें देखते आ रहे हैं वो जानते होंगे कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। तो अगर आप पसंद करते हैं इस तरह के सीरियस टेक्निकल रिव्यूज़ तो कृपा करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताइए। और अगली बार तक के लिए मैं आपका पुराना दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड ड्राइव सेफ।